जल्दी बैठिए। आज अकाउंट्स में एक नया चैप्टर पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन यानी हमें यह समझना है कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब सवाल ये कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ tangible fixed assets. Depreciation means what? Reduction in the value of tangible fixed assets. मैंने वर्ड यूज किया tangible, ओके, मैंने intangible वर्ड यूज नहीं किया। Fixed assets has been classified into tangible as well as intangible, but depreciation is chargeable on tangible fixed asset, not on intangible. On intangible assets, the word amortization will be used instead of depreciation. जैसे tangible fixed assets अगर वो समय के अनुसार डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होने के रीजन को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, और जो intangible assets है जो समय के अनुसार उसको हम राइट ऑफ करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ intangible fixed assets को हम बोलते हैं amortization. तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, घट रहा है वो, तो वो रीजन डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एमोर्टाइजेशन कहलाएगा। और अगर टेंजिबल एसेट्स घट रहा है तो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। बट डेप्रिसिएशन से ही एसेट्स घटता नहीं है, और भी कारण हो सकता है कि हम सेल कुल कर दिए तो घट जाएगा। चलो रख दीजिएगा। सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन जो हमने सर यूज किया कि डेप्रिसिएशन चार्जेबल ऑन द tangible fixed assets and it is the reduction in the value of tangible fixed assets, but क्या ये सारे tangible assets पर depreciation लगता है? तो we will say that no. Land is also the tangible assets. Land is also the tangible assets, tangible fixed assets, but depreciation is not chargeable on that assets. वहां पर चार्ज होता है या वहां पर अप्लाई होता है एप्रिसिएशन। क्या अप्लाई होता है बेटा? एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बट एप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एप्रिसिएट मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, और डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया? घट जाना, डिक्रीज हो जाना। बट समटाइम रियल एस्टेट में हम पैसे लगाते हैं। रियल एस्टेट डज नॉट ओनली मीन्स लैंड, रियल एस्टेट में हम बिल्डिंग फ्लैट भी कह सकते हैं। मान लो कि किसी इंडियन बिजनेसमैन ने या इंडियन इन्वेस्टर ने दुबई में फ्लैट खरीदा, दुबई में इन्वेस्टमेंट किया, मान लो कि 20 करोड़ का फ्लैट खरीदा। 20 करोड़ बहुत कम ही बोल दिए, चलो ठीक है, 20 करोड़ का फ्लैट खरीदा। 2 साल बाद अगर वो बेचेगा, 3 साल बाद अगर वो बेचता है, 5 साल बाद अगर बेचता है, क्या आप मुझे लॉजिकली बताइए, सेंसिबली बताएंगे, क्या वो 20 करोड़ से अधिक उसको पैसे मिलेंगे उस प्रॉपर्टी के या कम मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज बिल्डिंग की लाइफ अगर हम बात करते हैं ना, तो बिल्डिंग की लाइफ 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल ऐसे रहती है। बोलो हाँ या ना? तो अब 80-90 साल पुराना बिल्डिंग हुआ तो चलो ठीक है, वो वैल्यू उसका गिर गया। लेकिन अगर हम अभी खरीदें, 5 साल बाद बेचें, हम नोएडा में फ्लैट खरीदते हैं, मान लो कि कोई नया शहर बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमने वहां पर फ्लैट खरीद लिया। अब बताइए 4 साल 5 साल बाद वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, लोग वहां पर जाएंगे, जॉब बढ़ेगा तो लोग वहाँ फैमिली जाएंगे, फ्लैट खरीदेंगे, रेंट पे रहेंगे या जो भी रहेंगे। तो मुझे बताइए कि उस जगह पे हमने प्रॉपर्टी बिल्डिंग खरीदा और 5 साल अगर हम बेचने जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? ज़्यादा कि कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। बट हम जब 70 साल 80 साल की बात करेंगे तब बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इन बिजनेस वी यूज लैंड एंड बिल्डिंग बोथ टुगेदर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जनरली लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट करता है, लेकिन हाँ अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग लगा दिए तो उसमें बिल्डिंग भी शामिल हो गया, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बिल्डिंग में क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। देयर आर 3 रीजन्स
for reduction in the value of tangible fixed assets or depreciation. The first one is the life of assets. The first one is what? Life of assets. We all know that there is a life of any types of assets except land. हर चीज का एक लाइफ है ना, 5 साल 10 साल 20 साल. सपोज एक बिजनेसमैन मशीनरी खरीदा, नया मशीन खरीदा, तो उस मशीन को खरीदते समय वो बिजनेसमैन क्या सोच रहा होगा, इसको हम कब तक यूज कर सकते हैं, यूजफुल लाइफ जिसको कहते हैं. लाइफ और यूजफुल लाइफ में अंतर हो गया. अब मशीन को रखे रहो या कहीं भी रख दो, नहीं यूज करना है रखे रहो. अब जस का तस पड़ा हुआ है, लेकिन समय के अनुसार वो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. यूजफुल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि उस मशीन को हम कब तक यूज बिजनेस में कर सकते हैं, या कब तक वो मशीन हमें ज्यादा आउटपुट या ज्यादा बेनिफिट दे देगा. तो उसका एक लाइफ होगा 10 साल 5 साल. अब सपोज करो कि हमने 10 लाख रुपए का एक मशीनरी खरीदा. कितने का मशीन खरीदा? 10 लाख का मशीन खरीदा. और हमने सोचा कि ये 10 साल चला लेंगे. 10 साल में इसको हम क्या करेंगे, स्क्रैप कर देंगे, रेसिड्यू कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, नए सेट्स को लाएंगे, पुराने सेट्स को हम हटा देंगे. लेकिन 10 साल बाद अगर इस मशीन को हम हटा देंगे तो मान लो कि 1 लाख रुपया मिल जाएगा. अब मशीन है, लोहे का है, 10 साल के बाद वो तो लोहा मशीन तो रहेगा ना, उसकी वैल्यू एकदम कम रहेगी, लेकिन कैसे भी कुछ भी तो मिल जाए. तो मैंने सोचा कि 1 लाख मिल जाएगा, पुराना मशीन है तो 1 लाख मिल जाएगा. तो 10 साल में उस मशीन को जो हमने यूज किया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख. आफ्टर 10 ईयर्स हम कितना पैसा लेंगे, कितना मुझे मिल सकता है उसको बेचकर? 1 लाख. ये एस्टिमेटेड है. तो 10 लाख इनिशियल मेरा पैसा आउटफ्लो हो रहा है. मैं सही बोल रहा हूं? हम जब मशीन खरीदे तो 10 लाख रुपया दिए ना, तो इनिशियल आउटफ्लो है, पैसा क्या है, चला गया. आफ्टर 10 ईयर्स मुझे इनफ्लो कितना होगा? 1 लाख रुपया आएगा. तो ड्यूरिंग 10 ईयर्स उस मशीन में कितना का डिक्रीमेंट हुआ, कितना वो घटा? 9 लाख घटा. अब सपोज क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा सपाट, हम कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं पकड़ते हैं कि 10 साल में हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट हर साल बनाएंगे ना, एक के बाद 9 लाख डेप्रिसिएशन थोड़ी लगा लेंगे. बताइए सही रहेगा, जस्टिफाई करेगा कि एक के साल में सर शुरुआत में 9 लाख डेप्रिसिएशन लगा दो? अरे भाई कैसे करोगे भाई, 9 लाख का जो मशीन जो तुम्हारा खत्म होने वाला है वो 10 साल में खत्म होगा, 1 साल में खत्म. तो तुम क्या करो, 9 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स कर दो, हर साल 90 हजार रुपया राइट ऑफ करते चल जाओ एज अ डेप्रिसिएशन. तो पहला जो रीजन है वो है लाइफ. पहला क्या है आपका? लाइफ. दूसरा रीजन होता है कहीं ना कहीं फॉल इन द मार्केट वैल्यू. फॉल इन द, मान लो कि हमने मशीन खरीदा और मार्केट वैल्यू गिर गया. ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है. नया मशीन कोई आ जाता है, जो पुराना मशीन है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो गिरने से कभी डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करने पड़ जाएंगे. तीसरा है ऑब्सोलिसेंस. ऑब्सोलिसेंस मतलब कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, एआई आ गया, कोई नेचुरल रिसोर्स जैसे मान लो कि है वो एवेपोरेट हो रहा है, उसके कारण भी उसकी वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है. और वो गिर रही है तो हम क्या चार्ज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन. सर ठीक है, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बट व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन? व्हाई, क्यों चार्ज करते हैं? सबसे मेन रीजन यही है, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. बिजनेस में हम जब एसेट्स यूज करते हैं, टेंजिबल एसेट्स होता है, इनटेंजिबल होता है, करेंट एसेट्स होता है, तो डेप्रिसिएशन करेंट एसेट्स पे नहीं लगता, याद रखिएगा. डेप्रिसिएशन करेंट एसेट्स पे नहीं लगता. किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे. किस पे लगता है बेटा? और कौन सा फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल या इनटेंजिबल या दोनों? टेंजिबल. इनटेंजिबल पे क्या लगता है? इनटेंजिबल पे क्या लगता है, बोले ना, एमोर्टाइजेशन लगता है. सर क्यों चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेन पर्पस या ऑब्जेक्ट है, टू फाइंड आउट द correct profit and loss of the business. Because we say that depreciation is the reduction in the value of fixed assets and it is the operating expenses of the business and it will be debited to profit and loss account, and after debiting the profit and loss account in depreciation we find out the net profit. हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा ना, फाइनल अकाउंट पीले अकाउंट बनाए, पीले अकाउंट में तो देखते होंगे एडजस्टमेंट रहता है ना कि डेप्रिसिएशन मशीनरी 10,000 50,000 10% है. तो उस डेबिट को क्या करते थे आप, पीएल में क्या करते थे, डेबिट साइड डालते थे ना.
डेबिट साइड डालकर आप क्या निकालते थे, प्रॉफिट निकालते थे। तो डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करते हैं बिकॉज वी फाइंड आउट द करेक्ट फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट फिगर। अगर मशीन हम खरीद लिया, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर रहे, छोड़ो उसका, तो करेक्ट फिगर आपका नहीं आएगा। दूसरा है कि हम ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता करते हैं। ट्रू एंड फेयर, ट्रू मतलब क्या होता है, सही, सच। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ट्रेडिंग भी आ जाता है, मतलब इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट दोनों आता है। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज बनता है, क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, और पोजीशन में क्या बनता है। तो कहीं ना कहीं मशीन कहां दिखता है, बैलेंस शीट में। मशीन खरीदे 10 लाख में, 1 लाख चार्ज हो गया डेप्रिसिएशन, उसका नेट वैल्यू कितना है 9 लाख, तो बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे 9 लाख दिखाएंगे ना। तो इससे पता चला कि हाँ, रियल वैल्यू, टुडेज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 9 लाख, नॉट द 10 लाख। टुडेज वैल्यू इज व्हाट, 9 लाख, नॉट द 10 लाख। जब बिजनेस का हम वैल्यूएशन करेंगे या जब हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो हम ये देख लेंगे कि मशीन का रियल वैल्यू अभी कितना है, 9 लाख या 10 लाख नहीं है। तो व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन, बिकॉज वी फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, वी फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट। किस पे कैलकुलेट होता है बेटा, अब मान लो बिना डेप्रिसिएशन का टैक्स हम काट, मान लो कि डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किए, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा कम हो जाएगा, तो टैक्स ज्यादा होगा कम होगा। तो हम डेप्रिसिएशन लगा लिए, प्रॉफिट क्या हो गया, तो टैक्स भी क्या हो जाएगा। तो सही से हम टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कि जब हमें मशीन को रिप्लेस करना हो या जब मशीन को कभी बेचना हो तो हम करेक्ट प्रॉफिट लॉस उस मशीन पे निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है। मान लो 10 लाख में हम खरीदे 10 साल पहले और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे, मान लो नहीं कर रहे थे, और 10 साल बाद उसको बेचे 2 लाख में, मान लेते हैं 2 लाख में बेचे, तो आप कहिए बाप रे 10 लाख में खरीदे थे 2 लाख में बेच रहे, 8 लाख का लॉस, ये गलत हो जाएगा। अरे तुम 10 साल क्या किया, मशीन का यूज किए ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ना। अब मान लो कि 10 लाख पे 9 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो उसका WDV क्या बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू। WDV का फुल फॉर्म क्या हुआ, रिटेन डाउन वैल्यू। WDV कितना है आपका 1 लाख, 10 लाख का मशीनरी, ओरिजिनल कॉस्ट कितना 10 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 10 years इज 9 lakhs, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज व्हाट, एंड यू सेल द मशीनरी एट। तो अब यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट के लॉस कितना का, तो इसलिए हम पता करते हैं डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अब सवाल ये है कि सर अकाउंटिंग पे आ जाते हैं, जर्नल एंट्री है ना, जर्नल एंट्री, लेजर, इसमें हमें जनरली ओपन करना होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। क्या ओपन करना है, लेजर किसके बाद बनता है, जर्नल के बाद बनता है। तो जर्नल के बाद जो बनता है लेजर, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द जर्नल ऑफ डेप्रिसिएशन, जर्नल ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, एंड लेजर ऑफ मशीन एसेट्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब समझिए, हम डेप्रिसिएशन की जो शुरुआत करेंगे तो डेप्रिसिएशन से पहले एसेट तो खरीदना पड़ेगा, बोलो है ना। इनिशियल स्टेज में क्या है, एसेट्स आप खरीद रहे हैं। सपोज कि अब एक बिजनेसमैन मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपए का, बिजनेसमैन का खरीदा मशीनरी। खरीदने का दो वे हो सकता है, इधर कैश और इधर क्रेडिट। जब हम कैश वर्ड यूज करते हैं तो कैश में बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है। कैश में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, अब मान लो कि 2 लाख 4 लाख का मशीन खरीदा रहा है, लिखा कि मशीन परचेज फॉर 2 लाख 4 लाख, तो वहां पर बैंक वर्ड यूज कर लेना चाहिए। सर क्यों बैंक यूज करेंगे, बिकॉज जो मेजर वॉल्यूम जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो जनरली बैंक से होता है, ये तो जानते हैं आप लोग। और इनकम टैक्स जो हमारा लॉ बोलता है ना, इनकम टैक्स पढ़ना नहीं है बट मैं बताता हूँ, इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है कि अ बिजनेसमैन शुड नॉट स्पेंड मोर देन 10,000 इन कैश इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। 10,000 से अधिक कैश में खर्चा नहीं करना है। कर दिए तो पाप हो गया, जेल हो जाएगा, नहीं कोई जेल नहीं होगा, कोई पाप नहीं हुआ। बट यही है वो 10,000 से अधिक अगर खर्चा कर दिए तो उस पर कोई इनकम टैक्स का छूट नहीं मिलेगा, उसको खर्चा नहीं माना जाएगा, उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। जब सरकार ने इतना सुविधा व्यवस्था कर दिया
चेक सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, यूपीआई सिस्टम, नेट बैंकिंग, तो तुम कैश क्यों दे रहे हो? कुछ ना कुछ तो झोल झाल होगा। क्यों कैश? कैश में डीलिंग क्या होता है ना, कैश डीलिंग जैसे जनरली अनऑफिशियल माना जाता है। तुम कितना लेन देन कर रहे हो पता चल पाएगा कैश में? तुम 10,000 दिया, लिखा 4,000, तुम 50,000 दिया, लिखा 20,000, कुछ भी। अब बैंक से क्या हो गया, तुम छुपा ही नहीं सकते हो चाह कर भी। बैंक में सारा डेटा तुम्हारा है। सरकार को डाउट होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट होगा, क्या करा है, बैंक का ट्रांजैक्शन दे दो, बैंक स्टेटमेंट दे दो, तुम्हारा चेक कर लेते सारा कुछ। इसलिए देखोगे किसी भी इंप्लॉय को सैलरी मिलता है तो कहां मिलता है, किस में? बैंक में जाता है। कोई भी चीज बैंक से, यानी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बैंक से लेन देन। हाँ, जो कच्चा बिजनेस करता है या रियल एस्टेट में होता है, जो ठेकेदारी उदारी होता है, तो कैश में डीलिंग करता है, वो सब अनऑफिशियल होता है, उसका कोई बुक्स में नहीं होता, उसको होता है। समझ गए? तो अब सवाल यह है कि मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पीछे बात नहीं करी प्लीज। मशीनरी खरीद रहे, अनन्या आप बताओ, मशीनरी खरीद रहे क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। उस मशीन पे जो हम अच्छा, मशीन जो खरीदेंगे उसकी एंट्री उस समय होगी जिस दिन हम खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज उस दिन नहीं होगा जिस दिन आपने खरीदा, एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। आप कभी भी मशीन खरीदो, बुक्स ऑफ अकाउंट जिस दिन एंड होगा ना, चाहे वो 31 दिसंबर हो या 31 मार्च हो, वहीं पे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। साल भर यूज करेंगे तब ना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बोलिए हाँ है ना? तो मुझे ये बताओ कि डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज करेंगे तो क्या डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा है? बोलो हाँ है ना? तो खर्चा यानी नॉमिनल, बोलो हाँ है ना? तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। अब मशीन क्या हो गया, घट गया ना, तो मशीन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर का हर साल चार्ज होता है, तो उसको हम पीएल अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उस पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बिकॉज डेप्रिसिएशन डेबिट था, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट। किसी चीज को, अभी रेक्टिफिकेशन अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, किसी चीज को एलिमिनेट करना है, रिवर्स एंट्री पास करो। क्या करो? रिवर्स। अगर डेबिट है तो क्या करो? क्रेडिट है तो कोई दिक्कत। 3 एंट्री समझ गए? अब सपोज करते हैं सर, सपोज करते हैं कि मशीन को हम बेचते हैं, तो यहां पर पैसा आएगा ना। अब मशीन क्या है, क्या एंट्री होगा? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट टू मशीनरी, मशीन जा रहा है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे हम लोग को एंट्री समझने सीखने हैं। अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड भी होते हैं क्या? यस, आपको 11th के सिलेबस में 2 मेथड समझने हैं। सॉरी, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है नाम? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये क्या होता है? ये होता है कि हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे चार्ज होता चला जाएगा। अगर 10 लाख का मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 लाख। उस मशीन का अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, तो बोलेंगे कितना? 10 लाख। सेकेंड ईयर में भी 10 लाख पे चार्ज होगा, थर्ड ईयर में भी 10 लाख पे, यानी हर साल 1-1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? तो स्ट्रेट लाइन मेथड सेज दैट डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। कोई दिक्कत? एक होता है WDV मेथड। फुल फॉर्म क्या अभी जस्ट बताए होंगे? WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका और भी नाम है, एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिश समझते हैं ना, घटते हुए। एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम है? तो अगर कहीं रिटन डाउन लिख दिया घटते हुए, कहीं डिमिनिशिंग बैलेंस लिख दिया घटते हुए, कहीं रिड्यूसिंग बैलेंस लिख दिया घटते हुए, तीनों का मतलब सेम ही है। लेकिन यहां डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट, जो रिटन डाउन है ना, रिटन डाउन मतलब कि एसेट माइनस डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आया उस पे हर साल चार्ज करो। जैसे 10 लाख का मशीनरी खरीदा,
पहला साल 10% मान लो डेप्रिसिएशन है, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। कितना हुआ? अब उसका रिटर्न डाउन, मशीन का रिटर्न डाउन कितना कहलाएगा? 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कितना रिटर्न डाउन आ गया? सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो एसेट्स कितना है? 9 लाख का, तो सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 9 लाख पे चार्ज होगा। कितना आएगा? 90,000। 90,000 फिर 9 लाख से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 8,10,000। कितना बचेगा? थर्ड ईयर जब जाएंगे तो फिर थर्ड ईयर से कितना पे चार्ज करेंगे? 8,10,000। यानी हर साल रिटेन डाउन, घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। सर 2 मेथड है, क्या मेथड जनरली प्रैक्टिकल अप्लाई होता है? प्रैक्टिकली समझते हैं ना, जैसे बिजनेसमैन क्या करता होगा, या इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, या कंपनी सब जो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करती हो, कौन सा मेथड यूज करती होगी? इस दोनों में जो बेस्ट है, पहले हम आप ही से पूछते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए? नाम बोलिए। रिटर्न डाउन या एसएलएम? WDV या एसएलएम? वेरी गुड। हमेशा जो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है वो WDV होता है। जनरली जो जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं मान लो करवाना है, जो इनकम टैक्स के मतलब कि क्राइटेरिया में नहीं आता है, तो वो एसएलएम चार्ज करता है। लेमैन है, वो सीधा सपाट है। लेकिन WDV क्या हुआ? घटे हुए वैल्यू पे। समझ में आ गया? एक चीज और, डेप्रिसिएशन पर एनम टाइम बेसिस पे लगता है। डेप्रिसिएशन पर, PA समझते ना, PA मतलब पर एनम। अगर कहीं लिखा हुआ डेप्रिसिएशन 10% और कहीं लिख दिया डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर लिख दिया डेप्रिसिएशन 10% लिख दिया, सुनो ध्यान से, अगर लिख दे डेप्रिसिएशन 10%, इसका मतलब यह हुआ किसी भी डेट को एसेट्स खरीदो 10% चार्ज कर दो। मान लो अक्टूबर में खरीदे 1 लाख का, 10% 10,000 रुपये चार्ज कर दो। कभी भी खरीदे 10%। लेकिन अगर 10% पर एनम लिख दिया, तो अगर अक्टूबर में आप मशीन खरीदते हैं तो अक्टूबर से आपको मार्च तक जो 6 महीना होगा, उस 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 6/12। मंथ का मतलब है 3 मंथ का 3/12 कर दो, 2 मंथ का 2/12, 10 मंथ का 10/12, 9 मंथ का 9/12। कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बेसिस समझ में आ रही है ना बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, अभी तक समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जनरली लेजर जब खोलेंगे, लेजर में डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम मशीनरी अकाउंट खोलेंगे तो उसमें तकलीफ हो सकती है। तकलीफ उनको होगी जो क्लास में ध्यान नहीं देंगे, एब्सेंट रहेंगे उनको, बिकॉज यहाँ पर 1 साल का अकाउंटिंग नहीं सीखना है। लिख देगा 2020 में मशीन खरीदाया, कब खरीदाया? अब 2024 में मशीन बिक गया, फिर 2024 में एक और मशीन खरीदाया, वो चल रहा है। अब तुम 2020 से 25 तक का एंट्री कर, अकाउंटिंग कर दो, तो बोलो अरे भाई कौन खरीदाया कौन बेचाया? फिर ये होगा कि एक मशीन 4 मशीन खरीदाया, M1 M2 M3 M4, उसमें M1 इतना को खरीदाया, इतना को बिक गया, M2 इतना को खरीदाया, इतना को बिक गया। यानी कैलकुलेशंस यहां पर ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशंस, टाइम, डेट एकदम जरूरी है, ध्यान रखिएगा, और वर्किंग भी जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे, कोई दिक्कत? चले। अब हम लोग आईपैड पे लिख लेते हैं, तो क्या है ना, हैंड राइटिंग बनेगा क्या? कोई दिक्कत? सॉरी, हैंड राइटिंग बोलते हैं, नोट्स भी बन जाएगा। क्लास रिकॉर्ड करते रहिएगा, क्लास रिकॉर्ड रहेगा। क्या कनेक्ट? हाँ कनेक्ट कर देते हैं। मोबाइल नहीं समझे? पहला दिन हम मजाक नहीं पसंद करते हैं, ध्यान रखना। चैप्टर का नाम लिखिए पहले कॉपी में, लिख लिया हो क्या?
BST 98 है बेटा, इधर 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 भी पिछले साल सब। वो 22 का है अभिनय। अरे बउआ प्लीज बातें नहीं। टीयर Raghav, sit there. Sit and don't look backward. Look forward. Okay?
लिख लिया बेटा। हो गया सबका? शशि हो गया? सॉरी, ऋषि। Objectives of providing depreciation. To ascertain correct financial results like net profit, to present true and fair view of financial position like balance sheet. To ascertain the true cost of production, to ascertain true income tax on net profit, to accumulate fund for replacement of assets. पॉज कर दो।